गाँव, सुबह और अर्जुन का साधारण जीवन। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा रतनपुर गांव सुबह की हल्की धूप में नहाया हुआ था। ठंडी हवा खेतों में लहरें बना रही थी और दूर कहीं से भैंसों की घंटियों की धीमी धीमी आवाज कानों में पड़ रही थी। अर्जुन सिंह, लगभग 24 साल का, मेहनती और शांत स्वभाव का युवक, अपने पिता सुखराम और माँ जीनाबाई के साथ रहता था। उसे अपने खेत, अपने जानवरों और अपने गांव की मिट्टी से बेहद प्रेम था। उसके दिन का पहला काम होता पशुओं को चारा देना, खेत का हाल देखना, नहर तक जाना और पिता की मदद करना। गांव में लोग अर्जुन को बेहद सम्मान देते थे क्योंकि वह किसी का भी काम हो तुरंत आगे आकर पूरा करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक जगह ऐसी थी जहां वह अपने मन के दरवाजे बंद रखता था, दिल, क्योंकि वह उसमें किसी को आने नहीं देता था। कुछ महीने पहले ही रतनपुर गांव में एक परिवार आया। गोविंद राठौर, उनकी पत्नी निरूपमा और उनकी बेटी कीर्ति। कीर्ति बहुत ही शांत, पढ़ी लिखी और बेहद संस्कारी लड़की थी। लंबे काले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक ऐसी चमक जिससे कोई भी बात करने को मजबूर हो जाए। वह रोज सुबह घर के सामने बैठकर पानी भरती और फूल तोड़ती। गांव की लड़कियां उससे जल्दी ही दोस्त बन गईं, लेकिन लड़के उससे दूरी रखते क्योंकि राठौर परिवार बहुत इज्जतदार माना जाता था। और कीर्ति, वह सबके प्रति नम्र थी, पर किसी के भी दिल की बात को समझने में बहुत तेज थी। एक दिन सुबह अर्जुन बैलों को लेकर नहर की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक कीर्ति का पानी का घड़ा टूट गया और पानी सड़क पर बह गया। वह घबरा गई। अर्जुन दौड़ा आया और बोला, मैं दूसरा घड़ा ला देता हूँ, चिंता मत करो। कीर्ति ने हंसकर कहा, पहली मुलाकात में ही इतना बड़ा एहसान। अर्जुन थोड़ा झेम गया। गांव में ऐसे ही मदद करते हैं। उस छोटी सी बात में दोनों की हंसी एक साथ गूंजी, जैसे हवा में संगीत घुल गया हो। उस दिन अर्जुन जब घर गया तो माँ ने पूछा, काहे बेटा मुस्करा रहा है ऐसे? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर निकल गया। उधर कीर्ति भी अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ, गांव के लड़के ऐसे ही अच्छे होते हैं क्या? और माँ मुस्कुरा रही थी जैसे सब समझ गई हो। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियाँ। अर्जुन को अब नहर जाने में मजा आने लगा और कीर्ति भी उसी समय कुएं के पास पानी भरने आने लगी। कभी छोटी हंसी, कभी दो शब्द, कभी अचानक नजरें मिलना। इन सब के बीच एक रिश्ता पनप रहा था। गांव वालों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन गांव वालों की बातें रुकती कब है? अर्जुन राठौर की लड़की को देखता है। लड़की भी अर्जुन के साथ हंसकर बात करती है। अर्जुन को परेशानी होती, पर वह रुक नहीं सकता था। कीर्ति को भी डर लगता कि कहीं उसके पिता को पता न चल जाए, पर प्यार वो रास्ता ढूंढ लेता है जिसे दुनिया रोक नहीं पाती। पहला बड़ा मोड़, त्योहार की रात। रतनपुर में बसंत पंचमी का बड़ा मेला लगता था। रंग, मिठाइयाँ, झूले, ढोल, गीत, सब कुछ चमक रहा था। अर्जुन और कीर्ति दूर दूर से ही एक दूसरे को न रहे थे। मेले में एक लंबा झूला था जहाँ लड़के लड़कियाँ कम ही जाते थे। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की हुई और कीर्ति का हाथ फिसल गया। वह गिरती, उससे पहले अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने देखा, कीर्ति के पिता गोविंद ने भी देख लिया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कीर्ति का हाथ पकड़कर कहा, घर चलो। अर्जुन भी कुछ कह नहीं सका। उस रात गांव में बात फैल गई और उसके बाद कीर्ति का बाहर निकलना कम हो गया। अर्जुन का बाहर जाना बेकार लगने लगा। दोनों अंदर ही अंदर टूट रहे थे।
कुछ दिन बाद कीर्ति की सहेली आई और बोली, अर्जुन भैया, कीर्ति रो रही थी। उसके पिताजी ने उससे कहा कि तुमसे दूरी रखो। अर्जुन के चेहरे पर दर्द उतर आया। वह खेत गया, पर काम में मन नहीं लगा। बैल भी समझ गए कि मालिक दुखी है। उधर कीर्ति भी कमरे में बंद रहती, खाना कम खाती। माँ पूछती, बेटा, क्या हुआ? वह बस इतना कहती, कुछ नहीं माँ, थकान है। पर दोनों ही अंदर से टूट रहे थे। तूफान की रात, सब कुछ बदलने वाला पल। एक रात अचानक रतनपुर में बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, छप्पर उड़ने लगे। बारिश इतनी तेज कि लोग अपने घरों में फंस गए। सबसे ज्यादा नुकसान गोविंद के घर को हुआ। छत गिरने लगी। कीर्ति चिल्लाई, पापा, बाहर आइए। अचानक अर्जुन को पता चला कि राठौर का घर गिर रहा है। बिजली की कड़क में उसने बिना सोचे दौड़ लगाई। वह दीवारों के बीच घुसा और गोविंद व निरूपमा को बाहर निकाला। फिर अंदर जाकर कीर्ति का हाथ पकड़ा और बाहर खींच लाया। कीर्ति काँप रही थी। अर्जुन ने अपना शॉल उसके कंधे पर रख दिया। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। सच की बारी, माता पिता का दिल पिघलना। अगले दिन तूफान थम चुका था। गांव वाले अर्जुन की तारीफ कर रहे थे। गोविंद अर्जुन के घर गए। उन्होंने सुखराम से कहा, आपका बेटा बहादुर भी है और दिल का भी अच्छा है। मैं गलत था कि मैंने उसे गलत समझा। अगर अर्जुन और कीर्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहता हूँ। जीनाबाई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन को बुलाया गया। वह आया तो गोविंद ने कहा, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अर्जुन चुप हो गया। फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आपकी इज्जत रखूंगा चाचा। कीर्ति दूर से यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो तूफान से पहले से गायब थी। शादी, दो दिल, एक जीवन। शादी पूरे गांव की खुशी बन गई। ढोल बजे, गीत गाए गए, महिलाओं ने मेहंदी लगाई। जब अर्जुन और कीर्ति ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, उस पल कीर्ति की आंखों में जो चमक थी, वह किसी दीपक से कम नहीं थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं। कीर्ति मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम साथ हो। आगे का जीवन, सपनों का गांव। अर्जुन ने खेती में नए तरीके अपनाए। कीर्ति ने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। गांव वाले कहते, इन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने खुद बनाई है। और जब भी अर्जुन और कीर्ति नहर के पास जाते, जहां पहली मुलाकात हुई थी, कीर्ति हंसकर कहती, अगर उस दिन घराना टूटा होता तो शायद हम कभी ना मिलते। अर्जुन जवाब देता, घड़ा टूटा होगा पर किस्मत जुड़ गई थी। पालमपुर गांव, चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते। उसी गांव के किनारे एक टूटे फूटे झोपड़े में धर्मवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। धर्मवीर की पत्नी सीमा और उनका 16 साल का बेटा लखन गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुके थे। धर्मवीर सुबह होने से पहले हल, कुदाल, बीज की बोरी लेकर खेत निकल जाता था, मगर फसल फिर भी धोखा दे देती। कभी पानी कम, कभी ज्यादा, कभी कीड़े, कभी ओले। उस दिन सुबह सीमा चूल्हे पर खिचड़ी का पतला सा घोल पकाते हुए बोली, धर्म, कब तक ये सब चलेगा? लखन की पढ़ाई भी रुक गई है।
घर में कुछ बचता ही नहीं। धर्मवीर ने थका हुआ चेहरा ऊपर उठाया। क्या करूं सीमा, किस्मत ही रूठ गई है। लखन चुपचाप दोनों को सुन रहा था, मगर उसका मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे लगता, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं क्या बनूंगा। पालमपुर के चौथाई रास्ते पर एक बड़ा साहूकार रहता था, महेंद्र साहू। पूरे गांव को उसने कर्ज में बांध रखा था। धर्मवीर भी उससे उधार लिया करता था। उस दिन साहूकार के घर खड़े खड़े उसने बोला, धर्मवीर, तेरे ऊपर पुराना उधार भी बाकी है और तू फिर पैसे मांगने आया है। धर्मवीर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहूकार जी, फसल जैसे ही निकलेगी पूरा चुका दूंगा। महेंद्र हंसते हुए बोला, फसल तेरे खेत में तो घास भी तरस कर उगती है। लखन यह सब सुन रहा था। उसके दिल में अपने पिता के लिए आग सी भर गई। कभी न कभी मैं सबको दिखाऊंगा। शाम होने पर धर्मवीर खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। सफेद दाढ़ी, लकड़ी का डंडा और आंखों में चमक। बाबा ने कहा, बेटा, चिंता मत कर। किस्मत का दरवाजा तब खुलता है जब इंसान हार मानने वाला होता है। धर्मवीर ने पूछा, आप कौन? बाबा मुस्कुराया, मैं वही हूँ जो जरूरत पर आ जाता हूँ। ये लो, ये बीज ले जा, लेकिन इन्हें लालच, झूठ और बुराई से दूर रखकर बोना। धर्मवीर ने देखा, छोटी छोटी चमकती हुई दानों जैसी चीजें। घर लौटकर उसने सीमा को बताया। सीमा ने डरकर कहा, कहीं जादू टोना न हो। धर्मवीर बोला, अब तो भगवान पर ही भरोसा है, कुछ भी हो। अगले दिन सुबह सुबह धर्मवीर और लखन खेत पर गए। उन्होंने पूरे खेत में वही चमकते बीज बो दिए। 3 दिन ही बीते थे कि खेत में हरियाली उग आई। सिर्फ हरियाली ही नहीं, खेत सोने जैसा चमक रहा था। पूरा गांव देखने जमा हो गया। लोग कहते, ये कैसे हो गया? धर्मवीर का खेत तो बंजर था। महेंद्र साहू दूर से सब देख रहा था और उसका चेहरा जलन से लाल हो चुका था। जैसे जैसे खेत हरा होता गया, लोगों की नजर बदलने लगी। कुछ खुश थे, कुछ जल रहे थे और कुछ मौके की तलाश में थे। महेंद्र साहू ने गांव के पटवारी और 2-4 गुंडों को बुलाया। यह खेत जरूर अवैध चीजों से उगा है, इसे कब्जे में लेना पड़ेगा। धर्मवीर को गांव की बैठक में बुलाया गया। पटवारी बोला, खेत की मिट्टी और बीज संदिग्ध है, सरकार जांच करेगी। धर्मवीर डर गया। सीमा रोने लगी। लखन गुस्से से बोला, किसने कहा कि हमने चोरी की है? कौन सा नियम हमने तोड़ा है? गांव वाले चुप, लेकिन साहूकार के आदमी हंस रहे थे। उसी रात अचानक तेज तूफान आया। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई गुस्से में चीख रहा हो। धर्मवीर उठकर खेत देखने पहुंचा। वहां उसने देखा 2 आदमी फसल काटने की कोशिश कर रहे थे। वह चिल्लाया, कौन है? क्या कर रहे हो? आदमी भाग गए, लेकिन इतने में तूफान और तेज हो गया। धर्मवीर की आंखों में पानी भर गया। हे भगवान, मेरी मेहनत बर्बाद न हो जाए। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। हवा फसल के ऊपर से गुजर जाती, पर पौधों को छूती भी नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा रखा हो। अगली सुबह महेंद्र साहू अपने गुंडों को लेकर खेत पर आया। ये खेत सरकार का होगा, तुम्हें यहाँ खेती की इजाजत नहीं। लखन आगे आया। कौन सा कानून, कौन सा नियम? साहूकार बोला। सब मेरे कानून। तभी पीछे से वही बूढ़ा बाबा आ गया। बाबा ने जोर से कहा, कानून लालच का नहीं, न्याय का होता है।
साहूकार के आदमी पीछे हट गए। बाबा महेंद्र की तरफ इशारा कर बोले, तेरी नजर हमेशा लालच पर रही, इसलिए तेरा घर रोशनी नहीं अंधेरा देखेगा। महेंद्र डर गया। वह पीछे हटने लगा। न न न बाबा, मैं गलती कर बैठा। बाबा ने कभी न सुनी गई गूंज में कहा, धर्मवीर की फसल उसकी मेहनत का फल है। गांव वाले एक एक करके सच में बाबा की बात मानने लगे। कुछ ही हफ्तों में धर्मवीर की फसल पूरे इलाके में चर्चा बन गई। व्यापारी उसके दरवाजे लाइन लगाकर खड़े हो गए। जो आदमी पहले ताना देते थे, अब हाथ जोड़कर खड़े थे। धर्मवीर की कमाई बढ़ी। लखन की पढ़ाई शुरू हुई। सीमा का चूल्हा रोज अच्छे खाने से भरने लगा। गांव का माहौल अचानक बदल गया। और महेंद्र साहू, वह खुद एक दिन धर्मवीर के घर आया। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। धर्मवीर मुस्कुराया। गलती इंसान से होती है, सुधार उससे बड़ा होता है। एक दिन बाबा फिर आए। धर्मवीर ने कहा, बाबा, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ। बाबा बोले, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी और तेरी नीयत का फल है। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाला था। जैसे ही धर्मवीर ने बाबा के पैर छूने को हाथ बढ़ाया, बाबा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे। सीमा डरकर बोली, ये कहाँ जा रहे? लखन बोला, माँ, ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। और बाबा हवा में गायब हो गए। धर्मवीर आज भी पालमपुर में है, लेकिन अब टूटे हुए झोपड़े में नहीं, एक मजबूत घर में। लखन कॉलेज में पढ़ रहा है। लोग कहते, धर्मवीर की किस्मत बदली। लेकिन धर्मवीर मुस्कुराकर कहता, किस्मत तब बदलती है जब इंसान टूटने के बाद भी खड़ा रहे।